हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग क्लोजर्स का एंड गेम करेंगे। हम लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक समझेंगे कि क्लोजर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे जब हम लोग एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर देते हैं तो प्रीवियस फंक्शन का वो वेरिएबल अपने पास वो स्टोर करके रखता है। ये सब कुछ हम लोग एकदम विजुअली इस डेव टूल्स में करके देखेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको क्लोजर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि क्लोजर क्या होता है, कैसे काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो क्लोजर्स जो होता है वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है। इसके लिए आपको इंटरमीडिएट लेवल जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, स्कोप क्या होता है, और फिर कैसे हम लोग एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को रिटर्न करते हैं, और कैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर सकते हैं। तो ये थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। उसी के बाद ये क्लोजर टॉपिक आपको समझ आएगा। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ आप लोग एक इंटरमीडिएट जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं। तो फिर ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्लोजर समझने से पहले हम लोग को स्कोप समझना बहुत ज़रूरी होता है कि स्कोप क्या होता है। तो ऑलरेडी आपको एक आइडिया होना चाहिए, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि स्कोप क्या होता है। ठीक, तो चलो हम लोग अपने कोड में चलते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। इस फंक्शन का नाम अभी के लिए दे देते हैं पेरेंट। लेट्स से इस फंक्शन का नाम है पेरेंट। ठीक, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए, कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू लेट्स से 10 यहाँ पे असाइन कर दिया। तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करूँगा अगर ए, और फिर मैं इस फंक्शन को अगर कॉल करता हूँ तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ रहा है। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे सोर्सेज टैब में जाके यहाँ पे अगर एक डिबगर लगा देंगे और इसको रिलोड करेंगे तो हमें यहाँ पे स्कोप वाला टैब दिखेगा। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये लोकल स्कोप है। लोकल स्कोप के अंदर हम लोग का एक वेरिएबल डिफाइंड है ए नाम से। तो इसने बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे अगर हम लोग इसका डिबगर हटा के रिलोड करते हैं तो सब कुछ इंस्टेंटेनियसली हो जा रहा है और हम लोग को रिजल्ट दिख जा रहा है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हो रहा है। तो एक बार हम लोग ड्रॉ करके थोड़ा सा समझते हैं कि इसने किया क्या। इस फंक्शन ने एक्चुअल में जब ये जो फंक्शन है रन हुआ है तो उसने क्या किया है। तो उसने लेट्स से फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया। क्या था फंक्शन? पेरेंट। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने पेरेंट फंक्शन को कॉल किया। तो जैसे ही कॉल करते हैं वो अपना एक मेमोरी क्रिएट करता है। ठीक, तो हम लोग एक मेमोरी को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम लोगों ने एक मेमोरी क्रिएट कर दिया। यहाँ पे उसने एक वेरिएबल डिफाइन किया। ठीक, ए। उसने यहाँ पे एक वेरिएबल ए को स्टोर किया और उसमें 10 वैल्यू डाल दी। हालांकि ये कैसे वैल्यू डालता है, कब मेमोरी क्रिएट होती है, ये थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए आप लोग अक्षय सैनी का एक नमस्ते जावास्क्रिप्ट की पूरी सीरीज़ है, उसमें जो वीडियो है कि कैसे कोड एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन फेस, मेमोरी क्रिएशन फेस, उसके ऊपर सेकेंड या थर्ड वीडियो, वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छे से कि कैसे ये मेमोरी क्रिएट होती है, कैसे मेमोरी एलोकेट होती है, फिर उसमें कैसे वैल्यू कब असाइन होती है। तो अभी के लिए हम लोग रफली यहाँ पे समझ लेंगे कि उसने एक मेमोरी क्रिएट करी है और वहाँ पे ए वैल्यू को रख के वहाँ पे 10 उसमें असाइन कर दिया है। ठीक, फिर नेक्स्ट लाइन पे इसने ये लाइन चली। ठीक है, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। मैंने कॉल वाली लाइन नहीं लिखी यहाँ पे। यहाँ पे चलो लिख देते हैं एक कॉल जो कर रहा है वो वाली लाइन। ये ब्लैक कलर का बार बार आ रहा है, इसको मुझे वाइट करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे कॉल कर दिया मैंने। तो ये लाइन चली। यहाँ पे ए नाम से इसने वेरिएबल क्रिएट किया अपने मेमोरी में। ठीक, और इसको कंसोल लॉग करवा दिया। ठीक, कंसोल लॉग करवाने के बाद ये फंक्शन ख़त्म, ये फंक्शन एंड, और ये मेमोरी हो गई डिलीट। ये मेमोरी ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टेड बोलते हैं। मेमोरी को गार्बेज कलेक्ट कर लिया गया ऑटोमेटिकली, ये डिलीट हो गई, ए का नामो निशान खत्म हो गया। ठीक, तो ये एक गया, अभी ये मेमोरी से गया। तो अगर हम लोग दोबारा कॉल करते हैं, लेट्स से इस पेरेंट को हम लोग दोबारा कॉल करते हैं तो दोबारा से सेम चीज़ होगा। यहाँ पे एक ए नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा। ठीक, उसको मेमोरी में रखा जाएगा, फिर वो कंसोल लॉग होगा। तो वो
वो अलग मेमोरी होगी, फर्स्ट टाइम क्रिएट हुई थी वो दूसरी मेमोरी थी। ठीक, तो इतना हम लोग को समझ आ गया कि कैसे मेमोरी क्रिएट होती है, और उसी मेमोरी को एक तरह से स्कोप बोलते हैं। ठीक, तो ये इसने क्रिएट करी थी, तो ये इसका लोकल स्कोप है। और जो बाय डिफ़ॉल्ट स्कोप होता है जिसके अंदर वो मेमोरी क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। वो बड़ा स्कोप होता है जिसके अंदर ये खुद एक छोटा स्कोप है। ठीक, तो ये सब कुछ अगर कैसे नेस्टेड स्कोप है, कैसे पेरेंट है, लोकल स्कोप है, इसके ऊपर मैं फ्यूचर में हिंदी में वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन अभी आप अगर जानना चाहते हैं तो अक्षय सैनी का वीडियो है इसके ऊपर काफ़ी डिटेल, आप वो जाके देख सकते हैं। तो इतना क्लियर है कि उसने मेमोरी क्रिएट करी, उसने कंसोल लॉक किया, फिर मेमोरी को डिलीट कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं चाइल्ड। अब यहाँ पे कंसोल लॉग ए कर देते हैं। ठीक, और अब इसको भी कॉल कर देते हैं यहाँ पे। तो अब चल के देखते हैं हम लोग अपने यहाँ पे। ठीक, इसको मैंने रिलोड किया तो ये 10 दो बार आ रहा है। क्यों दो बार आ रहा है? फर्स्ट टाइम यहाँ से आ रहा है, सेकंड टाइम इधर से आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम वाला हम लोग हटा देते हैं एक बार के लिए। ठीक, तो हम लोग का कंसोल लॉग यहाँ से आएगा, लाइन नंबर 4 से आ रहा है कंसोल लॉग। तो यहाँ से ये कंसोल लॉग आ रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे डीबगर पुट करें और रिलोड करें तो इधर देखो ये क्लोजर आ गया कुछ, ये क्लोजर, और इसके आगे लिखा है पेरेंट। तो अभी हम लोग थोड़ा सा रुक जाइए, अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे ये पेरेंट क्यों लिख के आ रहा है, ये क्लोजर क्या है। तो देखो ये क्लोजर जो है ये स्कोप के अंदर आ रहा है, यानी कि एक तरह का ये स्कोप है। ये स्कोप है जो कि इस फंक्शन को मिला है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को। अभी मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर लाइन नंबर 4 पे मैंने अपना डीबगर रखा है, तो यहाँ पे उस स्कोप में वही चीज़ दिखाएगा जो इस फंक्शन का स्कोप है। अगर मैं इस डीबगर को यहाँ पे पुट कर दूँ और फिर रिलोड करूँ तो यहाँ पे इसका स्कोप दूसरा है। देखो यहाँ पे लोकल है और ग्लोबल है, यहाँ पे वो क्लोजर बन के कुछ नहीं आ रहा है। ठीक, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, डीबगर को यहाँ पे पुट करता हूँ, फिर रिलोड करता हूँ, तो इसका इस पर्टिकुलर फंक्शन का स्कोप मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो एक तो लोकल स्कोप है, ठीक, लोकल यानी कि इस फंक्शन का खुद का स्कोप, फिर एक क्लोजर स्कोप है। तो क्लोजर स्कोप कौन सा है? इसके पेरेंट का स्कोप है, यहाँ पे लिखा है, यानी कि इसके पेरेंट का। इसका हम लोगों ने नाम भी पेरेंट दिया है और इसका पेरेंट फंक्शन भी है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, बस मैंने नाम दे दिया है। ठीक, तो इसका नाम मैं अगर कुछ और दे देता, लेट्स से एक्स, ठीक, तो और रिलोड करता तो यहाँ पे इसको कॉल करना पड़ेगा मुझे। अभी पेरेंट को कॉल किया था, यहाँ पे एक्स को कॉल करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे डिबगर अगर रखेंगे तो यहाँ पे क्लोजर ये दिखाएगा उस फंक्शन का नाम। ठीक, तो ये इसका स्कोप अभी भी क्या है? एक तो लोकल स्कोप है इसका खुद का, दूसरा इसके पेरेंट का स्कोप है, और उस पेरेंट का नाम है एक्स। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने उस पेरेंट का नाम भी पेरेंट ही रख दिया था। ठीक, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने उसका नाम एक्स रख दिया। ठीक, तो ये उसके पेरेंट का स्कोप है और उस पेरेंट के अंदर है ए। ठीक, तो अगर अभी हम लोग इसको कॉन्स्ट एक यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं बी, और इसमें असाइन कर देते हैं 5। ठीक, और इसको हम लोग इस फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक, तो हम लोग इसको एक बार रिलोड करेंगे तो 5 आ रहा है, 5 यहाँ से प्रिंट होके आ रहा है इधर से। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं उस 5 को, बी वाले वेरिएबल को। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर अपना डिबगर रख के फिर से रिलोड करेंगे तो हम लोग को ये दिखेगा क्लोजर, इसका जो स्कोप है, इस फंक्शन का स्कोप, यह है इसका खुद का लोकल, फिर क्लोजर, और क्लोजर के अंदर वही वेरिएबल है यहाँ पे जो कि ये खुद यूज कर रहा है। अभी इस प्रेजेंट टाइम पे इसके पेरेंट पे 2 वेरिएबल्स हैं, एक ये है और एक बी है, लेकिन इसके साथ जो इसका जो स्कोप है क्लोजर वाला, उसके अंदर केवल ए है।
तो ये क्लोजर के अंदर वही वेरिएबल्स आते हैं जो कि इस फंक्शन ने यूज किए हों, ठीक। तो सारे वेरिएबल्स नहीं आ जाएंगे इसके पेरेंट के, जिसने यूज किया है वही क्लोजर में आएगा। तो ये इतना क्लियर है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देते हैं, लेट से इसको हटा देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ रिटर्न, ओके, यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे कॉल करूँगा तो क्या होगा, आउटपुट में कंसोल में अगर आके देखेंगे तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने कॉल किया तो इस फंक्शन ने बस केवल रिटर्न कर दिया चाइल्ड फंक्शन को कॉल नहीं किया है। और कंसोल लॉग स्टेटमेंट जो है चाइल्ड फंक्शन के अंदर है, तो अभी चाइल्ड फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कॉल ही नहीं हुआ है। तो हम लोग इस चाइल्ड फंक्शन को जो उसने रिटर्न किया है उसको यहाँ पे एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, कॉन्स्ट लेट से वाई। तो वाई में अब चाइल्ड फंक्शन आ गया, क्योंकि ये जो फंक्शन था एक्स उसने चाइल्ड फंक्शन को रिटर्न किया था। तो अगर हम लोग console डॉट लॉग करते हैं y को, तो हम लोग को ये दिखेगा सेम चाइल्ड फंक्शन जो कि यहाँ पे था, ठीक। तो console डॉट लॉग करने से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिखती है, ठीक। हम लोगों ने अभी जब यहाँ पे डीबगर पुट किया था तो हम लोग को दिखा था उसका स्कोप, जो कि x के साथ स्कोप था, उसमें a था, ठीक। तो console लॉग ना करके अगर हम लोग dir करें console डॉट dir, तो उसका एक ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर दिखाता है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में स्ट्रक्चर दिखाता है। तो देखो ये थोड़ा डिफरेंटली अब आने लगा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँगा तो ये देखो यहाँ पे एक हम लोग को प्रॉपर्टी दिख रही है, ब्रैकेट ब्रैकेट स्कोर ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है क्लोजर, स्क्रिप्ट, ग्लोबल, ये सारे एक्चुअल में स्कोप्स हैं जो कि इस फंक्शन, जो भी ये चाइल्ड फंक्शन है उसके स्कोप्स हैं। तो यहाँ पे देखो इसका स्कोप ये ग्लोबल है, ठीक। फिर उसके बाद ये स्क्रिप्ट वाला स्कोप है। तो स्क्रिप्ट स्कोप बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग कॉन्स्ट यूज करके हम लोग ग्लोबल में कोई भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो तो सारे स्क्रिप्ट वाले स्कोप में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका स्कोप ये भी है, ये स्क्रिप्ट वाला ग्लोबल स्कोप जो कि हम लोग कॉन्स्ट और लेट यूज करके डिक्लेयर करते हैं वो सारे स्क्रिप्ट में चले जाते हैं। तो इसके पास एक तो ग्लोबल का स्कोप है ही, ग्लोबल को एक्सेस कर सकता है, नॉर्मली कोई भी फंक्शन ग्लोबल को एक्सेस करता है, और ये भी ग्लोबल में है, आइडियली ये ग्लोबल में है, टेक्निकली ये ग्लोबल में है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने कॉन्स्ट और लेट यूज किया है इसीलिए ये हम लोग को स्क्रिप्ट वाले इसमें दिखा रहा है। अगर हम लोग इसको वार बना देंगे तो इस स्क्रिप्ट में से चला जाएगा, यहाँ से देखो ये 2 ही बचा, स्क्रिप्ट में से चला गया। अब ये क्या नाम है इसका, वाई, तो ये हम लोग को ग्लोबल के अंदर ही मिल जाएगा। ये इसको ओपन करेंगे, ये देखो ग्लोबल के अंदर चला गया। तो जब हम लोग कॉन्स्ट यूज करते हैं तो ये स्क्रिप्ट वाले उसके अंदर चला जाता है, स्कोप के अंदर। तो ये समझ लो, अभी अपने मन में ये समझ लो कि ये दोनों ग्लोबल ही है। एक तो इस फंक्शन का स्कोप एक तो ग्लोबल है और फिर एक क्लोजर है, क्लोजर जो कि एक्स के साथ है, एक तो हम लोगों ने इस फंक्शन के साथ यहाँ से रिटर्न किया था, इस एक्स फंक्शन से रिटर्न किया था केवल चाइल्ड, लेकिन उस केवल चाइल्ड ही नहीं रिटर्न हुआ है, उसके साथ साथ उसका एक जो क्लोजर वाला स्कोप था वो भी रिटर्न होके आया है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये क्लोजर का स्कोप, उसके साथ ए की वैल्यू 10 ये रिटर्न होके आई है। तो ऐसा हुआ है कुछ। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने चाइल्ड फंक्शन को रिटर्न किया तो केवल चाइल्ड फंक्शन ही नहीं रिटर्न हुआ, उसके साथ उसका जो स्कोप था इसके पेरेंट का, जिसके साथ इसने क्लोजर फॉर्म किया था, वो भी रिटर्न होके चला आया। देखो इधर कहाँ गया, ये यहाँ पे उसका क्लोजर वाला स्कोप भी रिटर्न होके चला आया। अब इस मोमेंट पे, करंट मोमेंट पे, अगर मैं यहाँ पे console.dir खुद लिखूं, console.dir मैंने लिखा यहाँ पे y, ठीक, यहाँ पे एंटर दबाया तो यहाँ पे देखो स्कोप में अभी भी क्लोजर दिखा रहा है और उसके अंदर a की वैल्यू 10 है। और नॉर्मली क्या होता है, जब फंक्शन नॉर्मली रन होता है तो वो वेरिएबल क्रिएट होता है मेमोरी में, और जैसे ही फंक्शन एंड होता है वो वेरिएबल चला जाता है, वहां से गार्बेज कलेक्टेड हो जाता है, उसको डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन जब कोई चाइल्ड फंक्शन उसके किसी भी वेरिएबल के साथ एक क्लोजर बना लेता है
तो वो इमीडिएटली वहाँ से डिलीट नहीं होता है, वो वहीं पे रहता है और उसका जो लोकेशन का रेफरेंस है वो उस फंक्शन को दे दिया जाता है। वो फंक्शन एंड हो गया लेकिन उसके वेरिएबल्स अभी डाइड नहीं है, उसके वेरिएबल्स को डिलीट नहीं किया गया, उन सभी वेरिएबल्स को जो कि कोई भी चाइल्ड फंक्शन यूज कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट b इज इक्वल टू 5 कर दूं और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करवा देता हूँ b को, तो इस केस में क्या होगा, a क्रिएट होगा मेमोरी में, ये अपना मेमोरी छोटा सा क्रिएट करेगा, उसमें a की वैल्यू 10 रखेगा, फिर b की मेमोरी क्रिएट होगी, वहाँ पे 5 रखा जाएगा, फिर b कंसोल लॉग हो जाएगा, फिर जो फंक्शन जो फिर उसके आगे जो ये चाइल्ड फंक्शन है उसके अंदर क्योंकि हम लोग a की वैल्यू यूज कर रहे हैं इसलिए उस वहाँ पे a की वैल्यू रहेगी। ठीक, फिर उसके आगे जब रिटर्न स्टेटमेंट कॉल होगा तो b की वैल्यू डिलीट हो जाएगी लेकिन a की वैल्यू वहाँ पे रहेगी, a की वैल्यू डिलीट नहीं होगी। a की वैल्यू का जो भी रेफरेंस है वो चाइल्ड फंक्शन को दे दिया जाएगा कि ये तुम्हारा वहाँ से क्लोजर फॉर्म हो गया है, वहाँ से एक कनेक्शन है, वो तुम्हारा एक क्लोजर वाला स्कोप अभी तुम्हारे साथ अटैच्ड है। तो अगर हम लोग यहाँ से रिटर्न कर दिए तो इसके साथ ये देखो अटैच होके ये इसका स्कोप आ गया, वो a की वैल्यू जो 10 थी वो डिलीट नहीं हुई। टेक्निकली ये नॉर्मली जब हम लोग फंक्शन रन करते हैं तो ये डिलीट हो जाती है अगर क्लोजर नहीं फॉर्म होता, जैसे कि यहाँ पे b के केस में है, b की वैल्यू डिलीट हो चुकी है। अगर हम लोग यहाँ पे b को भी, चलो यहाँ पे कॉमा b कर लेते हैं, ठीक, तो b की वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो, अरे ये ठीक, ये स्कोप्स के अंदर a और b, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल्स हम लोग यूज करते हैं उसके साथ इनर फंक्शन क्लोजर बना लेता है। क्लोजर बनाने का क्या मतलब हुआ, फंक्शन जब पूरा एंड हो जाएगा तो वो सारे वेरिएबल्स डिलीट नहीं होंगे, वहीं पे मेमोरी में पड़े रहेंगे और उनका रेफरेंस जो भी फंक्शन उसके अंदर था उसको दे दिया जाएगा। अगर हम लोग वहां से उस फंक्शन को रिटर्न भी कर देते हैं तो उसका रेफरेंस वहां पे रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो लेट से इसको हम लोग एक और बार कॉल करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं y2 इज इक्वल टू x को एक और बार कॉल करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग अभी पे अभी ऊपर y करवा रहे हैं, नीचे y2 को कंसोल लॉग करवा लेते हैं, अरे बाहर लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी स्कोप है, यहाँ पे भी a और b की वैल्यू 10 और 5 है, लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि ये वाला a और जो इसके ऊपर यहाँ पे ये वाला a था ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। ये वाला a ये दूसरे मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे फिग्मा में आके थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। इस पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कोड चला हमारा, एक्चुअल में ये तो फंक्शन है पूरा, तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा स्टार्टिंग में। फिर यहाँ पे कॉल किया गया है एक्स फंक्शन को, तो जैसे ही कॉल किया जाएगा ये हमारा एक मेमोरी क्रिएट होगा। ठीक है, अब मेमोरी के अंदर ए को रखा जाएगा। मेमोरी के अंदर a को रखा जाएगा और उसकी वैल्यू को 10 कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे b की वैल्यू को 5 कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे b की वैल्यू यूज हुई, कंसोल लॉग हो गया। फिर चाइल्ड के अंदर हम लोग a और b की दोनों की वैल्यू यूज कर रहे हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग चाइल्ड को रिटर्न कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा। ये सारी जो मेमोरी है ये यहीं पे रखी रह जाएगी और उसका रेफरेंस अटैच हो जाएगा चाइल्ड से। जैसे यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं तो उसके साथ अटैच हो जाएगा ये पूरी मेमोरी, एक पूरी मेमोरी अटैच हो जाएगी उसके साथ और वो चली जाएगी इसके अंदर। ये देखो स्कोप्स के अंदर उसका अटैचमेंट। तो ये ब्रैकेट ये जो भी ऑब्जेक्ट टाइप में है, फिर इसके अंदर a और b है, यही वाला a और यही वाला b है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम जब कॉल करेंगे
तो ये हम लोगों ने रिटर्न करवा दिया। इसका जो भी अटैच्ड वर्जन है वो पूरा फंक्शन यहाँ पे y में स्टोर हो जाएगा, प्लस उसका जो भी अटैच्ड वैल्यू है उसके साथ। तो वही हम लोग यहाँ पे जब कंसोल लॉग करवाते हैं तो पूरा फंक्शन प्लस उसका जो स्कोप्स है वो आता है। तो उसके जो स्कोप में क्लोजर वाला पार्ट है वो ये पूरी मेमोरी है। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे केवल a यूज कर रहे होते तो क्या होता, यहाँ से b डिलीट हो जाता, लेकिन a बचा रहता और फिर उसका रेफरेंस यहाँ पे अटैच होता। लेकिन हम लोग दोनों यूज कर रहे हैं तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे पूरा सब कुछ वैसे का वैसा है। फंक्शन हमारा एंड हो गया, वो वहां पे रखा रह गया। ठीक, और उसका जो रेफरेंस है उसको उसके चाइल्ड को दे दिया गया है, क्योंकि क्लोजर फॉर्म हुआ है तो ये डिलीट नहीं होगा वहां से। तो अब हम लोग जब इसको नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे इस फंक्शन को, यहाँ पे देखो ये x को यहाँ पे कॉल किया, उसने सारा काम किया, उसमें चाइल्ड को रिटर्न किया, उसके साथ उसके स्कोप को दे दिया, जो भी वेरिएबल्स क्रिएट किए गए थे इसको पूरा अटैच कर दिया, जो कि यहाँ पे हम लोग को दिख रहे हैं। ठीक, अब फिर जब हम लोग इस वाले लाइन पे आएंगे, नेक्स्ट लाइन पे x इसको कॉल करेंगे तो फिर से ये मेमोरी क्रिएट होगी। ये पूरा काम एक बार फिर से होगा। इसको हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक, इसके सामने रख देते हैं। अरे कितना डुप्लीकेट होगा, तो ये पूरा काम फिर से होगा, ये फंक्शन फिर से कॉल होगा, एक नई मेमोरी क्रिएट होगी, पुरानी मेमोरी से उसका कनेक्शन खत्म। इस फंक्शन का जो भी पूरा फंक्शन था उसका कनेक्शन पुरानी मेमोरी से खत्म। ठीक, अब उसको इससे लेना देना नहीं है, वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे जब नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे तो ये एक नई मेमोरी क्रिएट करेगा, उसमें a और b को डिफाइन करेगा, उसमें उसकी वैल्यूज डालेगा, फिर कंसोल लॉग कराएगा, फिर चाइल्ड को रिटर्न करेगा, और उसमें उस टाइम पे जो चाइल्ड को रिटर्न किया जाएगा, तो फर्स्ट टाइम हम लोग एक बार चाइल्ड को रिटर्न किए थे, फिर ये सेकंड टाइम पे अभी रिटर्न कर रहे हैं। तो अभी जब सेकंड टाइम हम लोग इस चाइल्ड फंक्शन को रिटर्न करेंगे यहाँ से, तो इस वाला जो ये वाली मेमोरी है इसका कनेक्शन इस पे y2 पे दे दिया जाएगा। ठीक, तो मतलब इसका कनेक्शन चाइल्ड से मतलब बनेगा, और फिर उस चाइल्ड को हम लोग y2 में स्टोर कर देंगे। तो फिर यहाँ पे अगर आके देखेंगे तो ये देखो, ये क्लोजर फिर से हम लोग को a = 10 b = 5 दिख रहा है। अब क्या गारंटी है कि ये इसको नहीं पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है? तो चलो उसको भी देख लेते हैं अभी हम। ठीक, इसमें हम लोग a और b को डायनेमिकली कर देते हैं, a को ही कर देते हैं डायनेमिकली, लेट्स से num। ठीक, और हम लोग इसको एज अ एक आर्गुमेंट लेते हैं। ठीक, तो हम लोग num को कर दिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे कर दिए 2। तो अब चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक, यहाँ पे अगर ओपन करेंगे, यहाँ पे अगर स्कोप्स को ओपन करेंगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है। ठीक है, यहाँ पे ओपन करेंगे तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, क्योंकि b की वैल्यू बार बार स्टैटिक है, वो हम लोग चेंज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में थोड़ा सा यहाँ पे अगर आके समझेंगे तो ये पूरा कोड अगर मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूं यहाँ पे, तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग केवल नॉर्मली पहले हम लोग नॉर्मली कॉल कर रहे थे, इस बार हम लोग एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और उस आर्ग्यूमेंट को हम लोग a में स्टोर कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये एक इस केस में 3 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। ठीक, ये 3 है कि 4 है, पता नहीं क्या है। ठीक है, इस केस में 3 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट होगा num। ठीक, क्योंकि हम लोग उसको एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो ये देखो num क्रिएट होगा और num में होगा 1, क्योंकि हम लोगों ने पास किया था वो एक पास किया था यहाँ से। ठीक, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 1, या फिर num बोल दो या 1 बोल दो, क्योंकि उसकी वैल्यू सेम ही है। ठीक, तो यहाँ पे भी असाइन कर दिया जाएगा 1 a की वैल्यू। ठीक है, तो अब ये पूरा फंक्शन कॉल होगा और हम लोग केवल a और b की वैल्यू यूज कर रहे हैं, इसलिए a और b के साथ क्लोजर बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पे अभी num का यूज कर लें तो num के साथ भी क्लोजर फॉर्म हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए यही देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे a और b के साथ क्लोजर बना,
फिर जैसे ही फंक्शन को यहाँ से रिटर्न किया गया, इसका ये num1 तो डिलीट हो गया यहाँ से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो num1 तो गया, num1 नहीं था, हाँ मतलब num था, num वेरिएबल, डर गया मैं, लकड़ी गिरी इधर। ठीक, तो फिर num तो डिलीट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि हम लोग num को यूज नहीं कर रहे हैं, इसको हटा दिया जाएगा मेमोरी से। इस फंक्शन की जो भी मेमोरी थी उसमें हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए थे। फिर से मैं 3 ऐसे पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए थे। ठीक, और उसमें से एक वेरिएबल हट जाएगा, 2 बचे रह जाएंगे, 2 इसको किल नहीं किया जाएगा, इसको गार्बेज कलेक्ट नहीं किया जाएगा। पसीना हो रहा है। इसको गार्बेज कलेक्ट नहीं किया जाएगा, और इन सबको हम लोग अटैच कर देंगे स्कोप्स के अंदर, क्लोजर के अंदर इसका अटैच हो जाएगा इस चाइल्ड फंक्शन के साथ, इसका अटैचमेंट हो जाएगा, ये वहीं पे मेमोरी में रखा रहेगा। ठीक है, तो यही हम लोग को दिख रहा है। 1 और 5 कहाँ गया, ये अगर ओपन करेंगे इसका स्कोप तो हम लोग को ये दिख रहा है 1 और 5। नम डिलीट हो गया यहाँ से, नम गया, 1 और 5 दिख रहा है। और फिर इस केस में हम लोगों ने 2 पास किया था, तो यहाँ पे तो इस केस में भी नम वेरिएबल होगा और वहां पे आएगा नम में 2, और फिर ए में भी 2 हो जाएगा। ठीक है, ए में भी हो गया 2, और फिर ए में भी हो गया 2, और फिर जैसे ही ये रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा, वैसे ही जो भी अनयूज्ड वेरिएबल्स हैं उसको गार्बेज कलेक्ट कर लिया जाएगा, उसको डिलीट कर दिया जाएगा। और फिर जो भी यूज्ड वेरिएबल्स हैं, यूज्ड जो कि इस इनर चाइल्ड फंक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं, उन सबको वैसे ही रखा रहा, वो सब वैसे ही रखे रहेंगे उस मेमोरी पे जो भी नई मेमोरी क्रिएट हुई है, और उनका कनेक्शन बना दिया जाएगा इस चाइल्ड फंक्शन के साथ, जो कि अब सेकेंड टाइम रिटर्न हो रहा है। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने रिटर्न किया था तो इस वाली मेमोरी से कनेक्ट हुआ था, तो ये दूसरा चाइल्ड फंक्शन था जिसका स्कोप थोड़ा सा, जिसके स्कोप में क्लोजर थोड़ा डिफरेंट था। ए इज इक्वल टू 1 था, इसके क्लोजर में ए इज इक्वल टू 2 है, वही हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये देखो, अरे प्रोटोटाइप खोल दिया, स्कोप्स में a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 5 है दोनों केस में, क्योंकि हम लोग b को चेंज ही नहीं कर रहे हैं, b को हार्ड कोड किए हैं। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पर नम कर देते हैं, नम भी यहाँ पे डाल देते हैं, तो हमारे क्लोजर में नम भी आ जाएगा। चलो चल के देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखो, नम a b, ठीक है, ये तीनों चीज़ आ गए। अभी अगर नीचे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे नम और a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि ये चीज़ हम लोग डायनेमिकली पास कर रहे हैं कॉल करते टाइम। तो इस केस में अब क्या हो रहा है, अभी इसके पहले नम डिलीट हो जा रहा था, इस केस में ये डिलीट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके चाइल्ड के अंदर उसका यूज़ हुआ है और वो चाइल्ड रिटर्न किया गया है फिर इसके अंदर से। तो यहाँ पे ये नम डिलीट नहीं होगा, उसी मेमोरी के अंदर वहीं पे रखा रहेगा, और उसका कनेक्शन फिर बना दिया जाएगा उस चाइल्ड फंक्शन के साथ जो कि रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो अब इसमें से क्लोजर एक्चुअल में होता क्या है, क्लोजर ये होता है या क्लोजर ये फंक्शन होता है, ये चाइल्ड फंक्शन होता है, क्या होता है एक्चुअल में? ये दोनों चीज मिलकर क्लोजर बनता है। ये एक मेमोरी जो कि उसके पेरेंट की मेमोरी थी, प्लस वो फंक्शन, जैसे यहाँ पे ये चाइल्ड फंक्शन रिटर्न हुआ तो यहाँ पे आ गया, तो इस चाइल्ड फंक्शन के पास उसके पेरेंट की मेमोरी है, तो ये दोनों मिलके क्लोजर बनाते हैं। अगर ये केवल मेमोरी रहेगी, फंक्शन नहीं रहेगा, तो उसका मेमोरी का क्या काम, मेमोरी का कोई काम ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं। अगर केवल फंक्शन ही रहेगा, मेमोरी नहीं रहेगी, तो भी वो मतलब क्लोजर नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई दूसरी मेमोरी ही नहीं है उसके पेरेंट की। तो ये दोनों मिलके एक क्लोजर बनाते हैं। उसके पेरेंट का जो वेरिएबल है, यानी कि उसके पेरेंट का जो भी स्कोप था उसके वेरिएबल्स प्लस वो फंक्शन, ये दोनों मिलके एक क्लोजर बनाते हैं। अगर हम लोग MDN पे जाएंगे तो यहाँ पे भी वही डेफिनेशन लिखी है, अ क्लोजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल्ड टुगेदर एंड क्लोज्ड विथ रेफरेंसेस टू इट्स सराउंडिंग स्टेट द लेक्सिकल एनवायरनमेंट। यानी कि एक फंक्शन जो कि बंडल्ड हो उसके लेक्सिकल एनवायरनमेंट से, लेक्सिकल एनवायरनमेंट यानी कि उसके पेरेंट या फिर उसके पेरेंट के पेरेंट का वो जो भी स्कोप है, यानी कि उसके वेरिएबल्स, उसके साथ जब बंडल कर देते हैं, तो अभी हम लोगों ने यही तो देखा है, यही तो बंडल कर रहा था बार बार
ये जब हम लोग रिटर्न कर रहे थे तो ये इसका बंडल बन जा रहा था इसके साथ, और वही बंडल हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो, ये पूरा फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन है जो भी है, ठीक। फंक्शन की डेफिनेशन अगर हम लोग नॉर्मली इस पे हवर करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन दिख रही है, ठीक। और फिर उसके साथ बंडल्ड है ये स्कोप। तो ये दोनों का बंडल जब मिल जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर, ठीक। तो अगर हम लोग इसके पेरेंट का वेरिएबल ना यूज करके, लेट से इसके पेरेंट का वेरिएबल नहीं यूज करते हैं, ये नम को हटा देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं 2, ठीक। और ए को डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं, और इस ए को पेरेंट में ना डिफाइन करके हम लोग अगर इसके खुद के स्कोप में डाल देते हैं, इस जो चाइल्ड फंक्शन है उसके खुद के अंदर डाल देते हैं, तो अब यहाँ से जो क्लोजर वाला वो स्कोप था वो गायब हो जाएगा इसके अंदर से, तो उसका बंडल नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो, तो इस केस में वो क्लोजर गायब हो चुका है, यहाँ से क्लोजर अब नहीं है, क्योंकि इसके पेरेंट का हम लोग क्योंकि हम लोग इसके पेरेंट का कोई भी वेरिएबल नहीं यूज कर रहे हैं, तो अब इससे वो गायब हो चुका है, इससे क्लोजर गायब हो चुका है। तो अब ये केवल नॉर्मल फंक्शन है, यहाँ पे क्लोजर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्लोजर तब फॉर्म होता है जब हम लोग किसी इनर फंक्शन के अंदर पेरेंट का जब हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं तो उसका एक क्लोजर फॉर्म होता है। तो वही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन बंडल टुगेदर विथ इट्स लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल का मतलब वही उसके पेरेंट और पेरेंट के पेरेंट, या फिर जितने भी मल्टीपल लेवल्स के पेरेंट हैं उसका स्कोप जब बंडल कर देते हैं साथ में, तो पूरा फंक्शन और उसका बंडल साथ में वो कहलाता है क्लोजर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अभी हम लोगों ने केवल एक 1 लेवल डीप हम लोगों ने क्लोजर देखा है, ठीक। तो अगर हम लोग चाहें तो मल्टीपल लेवल्स भी बना सकते हैं। तो लेट से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जीपी, जीपी का मतलब ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं पूरा ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, पूरा मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और अब हम लोग इसको कॉल करेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, और ये मुझे इसके अंदर ही पेस्ट कर देना चाहिए था, ठीक है। तो ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। अभी तो ग्रैंड पेरेंट के अंदर कोई भी वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है, अभी हम लोगों ने सीधा इसके चाइल्ड के अंदर किया है। तो यहाँ पे अभी कोई भी हम लोग को वो क्लोजर वाला स्कोप नहीं दिखेगा, ठीक। तो अगर हम लोग इसको इधर कर दें, इसको हम लोग सीधा एक्स के अंदर ले गए, ठीक। चाइल्ड का जो पेरेंट है एक्स, उसके अंदर ले जाएंगे, तो अब तुरंत क्लोजर फॉर्म हो जाएगा, ठीक। क्लोजर फॉर्म होगा यहाँ पे, यहाँ देखो स्कोप्स के अंदर क्लोजर फॉर्म हुआ, और एक्स क्लोजर एक्स यहाँ पे लिखा है, यानी कि एक्स वाले फंक्शन के साथ क्लोजर फॉर्म हुआ है। वहाँ पे 2 वैल्यूज हैं। अब यहाँ से मैं अगर एक वैल्यू को हटा के इसके ग्रैंड पेरेंट फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ, तो यहाँ देखो क्लोजर में थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पे क्लोजर 2 क्लोजर हैं, एक एक्स के साथ एक जीपी के साथ, यानी कि ग्रैंड पेरेंट के साथ। तो ग्रैंड पेरेंट वाले क्लोजर के अंदर ए है, और इसके एक्स वाले क्लोजर के साथ इसके अंदर बी है, ठीक। तो यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है। तो इसने तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, इस पूरे कोड को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक, और फिर समझते हैं। तो इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग का ये ग्रैंड पेरेंट वाला फंक्शन कॉल हुआ, उसने ए नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसको असाइन कर दिया 2, उसके अंदर असाइन हो गया 2, ठीक। और फिर ये वेरिएबल एक मेमोरी के अंदर क्रिएट करेगा, ठीक। तो फिर जब x कॉल होगा तो खुद की एक मेमोरी क्रिएट करेगा और उसमें b इज इक्वल टू 5 असाइन कर देगा। ये देखो b इज इक्वल टू 5, क्योंकि gp एक दूसरा फंक्शन है और x दूसरा फंक्शन है, तो वो लोग जब कॉल होंगे तो अपनी खुद की एक अलग से मेमोरी क्रिएट करेंगे, ठीक। तो gp ने अपनी मेमोरी क्रिएट करी और उसमें a इज इक्वल टू 2 रख दिया, और b ने अपनी एक अलग से मेमोरी क्रिएट करी और उसमें क्या बोल दिया मैंने, तो gp ने अपनी एक अलग से मेमोरी क्रिएट करी और उसमें a इज इक्वल टू 2 रख दिया, और x ने अपनी मेमोरी क्रिएट करी अलग से और उसमें b इज इक्वल टू 5 रख दिया, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको जाके देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे
वही आ रहा है। ठीक, देखो एक्स एक्स क्लोजर एक्स, वहाँ पे b इज इक्वल टू 5 है, और फिर क्लोजर जी पी वहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे अगर आएंगे तो ये अटैच हो गया है इस फंक्शन से, इस चाइल्ड फंक्शन से ये वाला अटैच हो गया है, और ये वाला दोनों अटैच होके उसके स्कोप्स में चले गए हैं। देखो यहाँ पे इसके स्कोप में आ गए हैं क्लोजर एक क्लोजर दो, ये एक्स वाला क्लोजर है, ये जीपी यानी ग्रैंड पेरेंट वाला क्लोजर है। तो ये ऐसे होता है, जो भी जितने भी फंक्शन है, अगर इसका भी कोई फंक्शन होता, उसमें भी कोई अगर वेरिएबल क्रिएट किया गया होता, इसके भी मतलब मान लो जीपी का भी ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट कोई फंक्शन होता, उसमें भी कोई एक वेरिएबल क्रिएट किया गया होता और उसको चाइल्ड के अंदर यूज किया गया होता, तो वो अपना एक खुद से मेमोरी बनाता। ठीक, अब क्योंकि उस वेरिएबल को हम लोगों ने चाइल्ड के अंदर यूज किया है, तो फंक्शन एंड होने के बाद वो जो वेरिएबल है वो एंड नहीं होगा, वो गार्बेज कलेक्टेड नहीं होगा, उसको डिलीट नहीं किया जाएगा, वो वही जगह पे रखा रहेगा और उसका कनेक्शन बना दिया जाएगा फिर यहाँ चाइल्ड फंक्शन से। तो वही उसको बंडल कर दिया जाता है, बोलते हैं उसको बंडल टुगेदर कर देते हैं। ठीक, तो इसको बंडल कर दिया जाएगा और फिर वो बन जाएगा पूरा फंक्शन मिला के, और ये इसको सारा मिलके बन जाएगा एक क्लोजर। तो ये होता है क्लोजर। तो इतना क्लियर होगा मेरे हिसाब से, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लोजर क्या होता है। तो अब हम लोग कोड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग जो स्कोप के अंदर क्लोजर वाले वेरिएबल्स हैं, इनको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं खुद से, कैसे फंक्शन को कॉल करके और फिर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ग्रैंड पेरेंट को पिक्चर से हटा देता हूँ एक बार के लिए, और हम लोग आ जाते हैं वहाँ पे जैसे पहले थे। हाँ, तो यहाँ पे x के अंदर हम लोग का दो वेरिएबल है, x के अंदर थोड़ा सा और कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। x के अंदर यहाँ पे दो वेरिएबल है a और b। ठीक, और उसको हम लोग चाइल्ड के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो अभी कॉन्स्ट है, तो इसको चलो हम लोग कर देते हैं लेट। ठीक है, और यहाँ पे b को नहीं यूज़ करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, b को हटा दो यहाँ से, और चाइल्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, a को प्लस प्लस कर देते हैं, यानी कि a को एक से इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग। और a में इनिशियली 2 रखो या कुछ भी कोई भी वैल्यू रखो, वहाँ से एक बढ़ जाएगी। ये वैल्यू कब बढ़ेगी, जब हम लोग चाइल्ड को कॉल करेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो अभी मैंने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया x, उसके अंदर एक वेरिएबल है a, फिर उसके अंदर एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया चाइल्ड, और उस चाइल्ड फंक्शन को रिटर्न किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चाइल्ड फंक्शन क्या करेगा, उसके साथ क्लोजर बन जाएगा इसका। ठीक, इसका ए डिलीट नहीं होगा, ए मेमोरी में रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते हैं एक बार फिर से, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 0, इसकी जो ये फंक्शन की मेमोरी है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर जैसे ये फंक्शन एंड होगा, रिटर्न एनकाउंटर करते ही फंक्शन एंड होगा, और फिर इसका कनेक्शन बना दिया जाएगा। इस मेमोरी को डिलीट नहीं किया जाएगा, इस मेमोरी में ये यहाँ पे a सेव्ड रहेगा, क्योंकि क्लोजर बन चुका है अभी। तो एक बार के लिए देख लेते हैं हम लोग का जो भी क्लोजर बना है। यहाँ पे देखो, ये क्लोजर यहाँ पे a क्लोजर x के साथ बना है। ठीक, ये जो भी चाइल्ड फंक्शन है, चाइल्ड फंक्शन का स्कोप के अंदर क्लोजर बना है x फंक्शन के साथ, और फिर ये a इज इक्वल टू 0 है। ठीक, और फिर मैंने 2 बार इसको कॉल किया है, ये यहाँ पे 2 बार x को दोबारा कॉल किया। अच्छा, यहाँ पे पास क्या कर रहे हैं, पास करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में फिर से पास करके देखेंगे। तो अभी यहाँ पे ये y2 है और ये y1 है, ये y है और ये y2 है। तो यहाँ पे भी वही है, सेम चीज़, सेम स्टोरी है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्लोजर x के साथ फॉर्म हुआ और वहाँ पे a इज इक्वल टू 0 है। ठीक, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू क्या थी, ये देखो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू 0 थी। ठीक, अब अगर मैं y को कॉल करूँ तो कौन सा कॉल होगा, y को अगर कॉल करूँगा तो फर्स्ट टाइम में जो चाइल्ड फंक्शन रिटर्न हुआ था, ठीक, जहाँ पे a की वैल्यू 0 थी, वो मतलब
दोनों केस में 0 है, लेकिन फर्स्ट टाइम में जो रिटर्न हुआ था वो वाला कॉल होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये मैंने y को कॉल कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे मैंने y को कॉल कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं फिर से console.dir करूं y, ठीक है, तो अभी देखना इसका जो स्कोप्स के अंदर, ये क्लोजर के अंदर जो x के साथ क्लोजर इसने फॉर्म किया था, यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। a की वैल्यू हो गई 1, पहले क्या थी 0। यहाँ पे अगर देखेंगे जो इनिशियली जब इसने वो किया था कंसोल लॉग, तो यहाँ पे थी 0 और यहाँ पे बढ़ के हो गई है 1। ठीक, अगर मैं एक और बार कॉल कर देता हूँ y को, तो फिर देखेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2। यहाँ पे देखना, अभी स्कोप्स के अंदर आएंगे, ये वैल्यू देखो बढ़ के हो गई है 2। और y2 के अंदर अगर y2 को console.dir करें, y2 जो कि ये वाला है, ये है, इसकी मेमोरी अलग है, उससे इसकी मेमोरी अलग है। ठीक, तो y2 को अगर console.dir करते हैं तो इसके स्कोप, इसका जो स्कोप है उसके अंदर a की वैल्यू 0 ही है। तो यानी कि ये दोनों जो भी क्लोजर्स फॉर्म हुए हैं सेम फंक्शन को कॉल करके, वो अलग अलग हैं, मतलब उनका स्कोप अलग है, मैंने जिसे एक्सप्लेन किया था। ठीक, तो ये फर्स्ट टाइम ये कॉल हुआ। ठीक, और फिर जब फर्स्ट टाइम जब x कॉल हुआ तो यहाँ पे उसकी मेमोरी बनी x की। ठीक, देखो यहाँ पे x कॉल हो रहा है, उसकी मेमोरी बन रही है, फिर उसको चाइल्ड से अटैच कर दिया जा रहा है और फिर वो चाइल्ड y में सेव हो गया। ठीक, फिर दोबारा कॉल किया गया तो दोबारा मेमोरी बनी, इसकी मेमोरी यहाँ पे बनी दोबारा, फिर दोबारा से उसको चाइल्ड के साथ अटैच करके y2 में सेव कर दिया गया। तो जैसे कि जब हम लोग y को कॉल कर रहे हैं तो ये वाला a बढ़ रहा है, जब y2 को कॉल करेंगे तो ये वाला a बढ़ेगा। तो अभी तक हम लोगों ने y2 को नहीं कॉल किया है। ठीक, तो y2 को कॉल करते हैं अभी। तो y2 को कहाँ गया हमारा, इधर अगर कॉल करेंगे y2 को तो y2 भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी मैं y2 को कॉल करूं, ये मैंने कॉल किया, इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे 0 था। ठीक, तो इसको हम लोग 4-5 बार कॉल कर देते हैं, 3 4 5 6 बार मैंने कॉल कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे अगर console.dir y करेंगे, y2 करेंगे, तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू बढ़ के 6 हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने 6 बार कॉल किया है। तो ये दोनों सेपरेट हैं, बात समझ में आ रही है ना। तो ये वाला वैल्यू बढ़ के 6 हो गया इधर, इसकी दूसरी मेमोरी है x की, क्योंकि ये दोबारा कॉल हुआ था। और यहाँ पे ये बढ़ के 2 ही हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने 2 ही बार कॉल किया है। 2 बार किया था कि 3 बार किया था, जितने भी बार किया है उतना बढ़ के हो गया है। ठीक, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कितना किया था, हाँ 2 किया था, तो ये बढ़ के 2 हो गई है। ठीक, तो ये समझ में आ गया कैसे हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग हर बार 1 से बढ़ा रहे हैं, हम लोग चाहें तो इसमें कोई वैल्यू डाल के उतना इंक्रीज कर सकते हैं। तो लेट से यहाँ पे चाइल्ड में कोई हम लोग वैल्यू लेट से इंक्रीमेंट नाम से ये बना दिए, और इसमें हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे a प्लस इतना। तो अब क्या होगा, हम लोग जब y को कॉल करेंगे, y जो कि चाइल्ड फंक्शन है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा एक इंक्रीमेंट, एक वैल्यू मिले उसको, फिर उसको a में ऐड करके उतना इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक, तो अभी हम लोग एक बार रिफ्रेश करेंगे और फिर से अगर हम लोग एक बार देख लेते हैं हम लोग का क्या है। यहाँ पे स्कोप्स के अंदर ये 0 है और यहाँ पे स्कोप्स के अंदर ये 0 है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज अभी 0 हैं। यहाँ पे ये वाला भी 0 है और ये वाला भी 0 है। ठीक है, दोनों सेपरेट मेमोरीज हैं। ठीक, कुछ लोग इसको समझते हैं कि एक ही मेमोरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों को हम लोगों ने 2 बार कॉल किया है, मतलब x को 2 बार कॉल किया, तो फर्स्ट बार कॉल किया तो एक डिफरेंट मेमोरी बनी, सेकंड बार कॉल किया तो दूसरी मेमोरी बनी है। ठीक, तो अभी हम लोग अगर y1 को कॉल करेंगे और इसमें अब इस टाइम पे हम लोग एक वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो लेट्स से हम लोगों ने 15 पास कर दी, तो इनिशियली 0 था तो बढ़ के वो 15 हो जाएगा। एंटर किया मैंने, तो यहाँ पे अगर मैं console.dir करूँ, console.dir
वाई, तो इसके साथ जो भी स्कोप अटैच था उसके अंदर जो भी क्लोजर था उसकी वहाँ पे एक ही वैल्यू हो गई है 15। लेकिन अगर मैं यहाँ पे y2 को देखूंगा तो ये है अभी पे, तो ये है अभी भी 0। ठीक, तो चलो y2 को भी बढ़ाते हैं, y2 को बढ़ा देते हैं 55 से। ठीक, तो अभी अगर हम लोग देखेंगे y2 को तो ये बढ़ के हो जाएगा 55। कहाँ गया, ये देखो y2 के अंदर जो x वाले क्लोजर के अंदर जो a की वैल्यू थी वो बढ़ के हो गई है 55। तो इतना क्लियर है हम लोग कैसे एक ऐसे वेरिएबल को जो कि क्लोजर के अंदर है उसको हम लोग कैसे चेंज कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो भी मैंने बताया वो उससे आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। आप लोग को भी ये फॉलो करना है, खुद से करना है, तभी अच्छे से समझ आएगा। अगर बैठ के मोबाइल में देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आप लोग चेयर टेबल लगा के लैपटॉप पे बैठ के और जब फॉलो करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक, तो अब ये तो समझ में आ गया कि क्लोजर होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे उसकी मेमोरी उसके चाइल्ड से अटैच हो जाती है, और कैसे वो अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हैं तो वो डिलीट नहीं होता है। ठीक, वो वहीं पे रह जाता है। तो अब हम लोग इसका थोड़ा बहुत रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि रियल लाइफ में हम लोग कहाँ पे इसका यूज़ करते भी हैं कि नहीं करते हैं। तो मैं एक दो एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है ऑलरेडी, क्लोजर एप्लीकेशंस। तो मैंने ये फंक्शन पेस्ट कर दिया यहाँ पे डू समथिंग। ठीक, और तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है, एक फंक्शन है डू समथिंग, वहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है मैंने यूज़र नेम जॉन, और फिर यहाँ पे एक उसके अंदर एक फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन जो कि हम लोग अभी यहाँ पे हटा देते हैं, ये console.dir। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया। फिर एक सेट टाइम हम लोग सेट कर रहे हैं, सेट टाइम आउट, जहाँ पे हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसा कोड तो हम लोगों ने हर बार लिखा होगा, तो ऐसा कोड तो हम लोगों ने कई बार लिखा होगा। तो अब इस केस में क्लोजर का यूज़ हो रहा है। ठीक, अगर आपको आइडिया नहीं है तो यहाँ पे क्लोजर का यूज़ हो रहा है। अगर देखो कैसे हो रहा है, ये देखो ये फंक्शन कॉल हुआ। चलो इसको यहाँ पे फिग्मा में एक बार रख लेते हैं, एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, तो हम लोग समझते हैं कि जब ये फंक्शन कॉल होता है तो क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, इधर एक बार कॉल कर देते हैं इस फंक्शन को। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, ये अपनी एक मेमोरी क्रिएट करेगा छोटी सी, उसमें यूज़र नेम इज इक्वल टू यहाँ पे जॉन वो लिख देगा। ठीक, यूज़र नेम इज इक्वल टू कर देगा JO, यूज़र नेम इज इक्वल टू जॉन कर देगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक, यूज़र नेम इज इक्वल टू जॉन असाइन कर देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाला फंक्शन आएगा, फंक्शन तो डेफिनेशन है ये, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा। फिर सेट टाइम आउट वाली लाइन आएगी और वहाँ पे इस फंक्शन का रेफरेंस पास हो जाएगा, यानी कि इस सेट टाइम आउट में ये बता दिया जाएगा कि 2 सेकेंड बाद तुम्हें ये फंक्शन को कॉल करना है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोग का फिर अब फंक्शन एंड हो गया। ठीक, अब एंड हो गया, अब 2 सेकेंड बाद ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक, तो अब इसको नॉर्मली अगर जैसे नॉर्मली जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वहाँ पे तो ये जो मेमोरी क्रिएट हुई थी इसको क्लियर हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग जब कंसोल लॉग कराएंगे तो यूज़र नेम वो जॉन लिख के आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे कॉल करके अगर देखें आउटपुट, तो यहाँ पे देखो अभी 2 सेकेंड बाद ये जॉन लिख के आ गया। तो ये कैसे आया,
ये इसके साथ अटैच हो गया है। ठीक, ये जो मेमोरी थी, जब हम लोगों ने इसके यहाँ पे पास करी सेट टाइम आउट के साथ, तो ये मेमोरी इसके साथ अटैच हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने इसके पेरेंट के फंक्शन का एक वेरिएबल यूज़ किया जो कि है यूज़र नेम वेरिएबल। तो इसको हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर यूज़ किया है। ठीक, तो ये यूज़र नेम डिलीट नहीं होगा, ये वहीं पे रखा रह जाएगा और उसको अटैच कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो इस फंक्शन से सेट टाइम आउट में पास करने से पहले ही अटैच करके तब पास होगा वो। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे console.dir करें, console.dir, तो हमें ये करना है कॉल बैक फंक्शन, तो हम लोग को इसका स्कोप दिख जाएगा। तो मैंने console.dir कर दिया ये। ठीक, तो यहाँ पे स्कोप्स में जाएंगे तो देखो ये क्लोजर बन गया है। क्लोजर किसके साथ बन गया है? डू समथिंग। डू समथिंग यानी कि इसके साथ क्लोजर बना लिया है इसने। ठीक, तो ये देखो यूज़र नेम वही मेमोरी, जो ये मेमोरी थी ये वाली, इसके साथ अटैच्ड है, इसीलिए 2 सेकंड बाद इसको उस यूज़र नेम वेरिएबल का एक्सेस मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग डेली लाइफ में नॉर्मली हमेशा यूज़ करते हैं। ऐसे फंक्शंस बहुत बार आपने लिखे होंगे, लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पे आप लोग एक्चुअल में क्लोजर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया सिंपल नॉर्मल एप्लीकेशन। अगर यहाँ पे क्लोजर पिक्चर में नहीं आता तो यहाँ पे बता देता यूज़र नेम इज़ नॉट डिफाइंड। लेट्स से वो अगर डिलीट हो जाता, ठीक, नॉर्मली जिसे फंक्शन में होता है वो यूज़र नेम डिलीट हो जाता है वहाँ से, तो उस केस में ये बता देता यूज़र नेम इज़ नॉट डिफाइंड, ऐसा एरर आ जाता। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि क्लोजर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, उसके साथ बंडल होके तब जा रहा है। देखो यहाँ पे जाने से पहले ही बंडल हो गया है, ये देखो जाने से पहले ही बंडल हो चुका है। यहाँ पे मैंने यहीं पे कंसोल लॉक कराया, मुझे वहाँ पे क्लोजर दिख रहा है, ये देखो क्लोजर दिख रहा है और क्लोजर में ये यूज़र नेम है। ठीक है, तो ये होता है जब हम लोग किसी भी इनर फंक्शन के अंदर एक पेरेंट फंक्शन का वेरिएबल यूज़ करते हैं तो तुरंत ही उसके मेमोरी के साथ उसका क्लोजर बन जाता है, उसमें अटैच हो जाता है। वो वेरिएबल वो फंक्शन एंड होने के बाद भी डिलीट नहीं होता है, वो हमेशा वहाँ पे रहता है। तो ये होता है एक नॉर्मल यूज़ केस, हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। और फिर इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक ऐसा फंक्शन बनाने के लिए जो कि एक ही बार इन्वोक हो। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। ठीक, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये फंक्शन खुद एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ठीक, ये फंक्शन एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है जो कि देखो उसके अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक एग्जीक्यूटेड वेरिएबल जो कि इसके पेरेंट का वेरिएबल है। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक बार फिग्मा में पेस्ट करते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये क्या है, इसका काम नहीं है, यहाँ पे फालतू में है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और फिर इसको मैं एक बार कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे कॉल करने पर क्या होगा, ये एग्जीक्यूटेड नाम से एक वेरिएबल बनेगा और उसमें असाइन कर दिया जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स असाइन कर दिया गया। ठीक है, अब ये तुरंत एनकाउंटर करेगा रिटर्न स्टेटमेंट, और रिटर्न क्या करना है, ये पूरा फंक्शन। अब ये अभी तक हम लोगों ने देखा फंक्शन को सीधा डिफाइन कर रहे थे। ठीक, डिफाइन करके कुछ नाम दे रहे थे, फिर उसके बाद रिटर्न कर रहे थे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, और उसके पहले जो भी एग्जांपल था चाइल्ड वाला, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो चाइल्ड वाला एग्जांपल है, यहाँ पे हम लोग फंक्शन अलग से डिफाइन कर रहे हैं फिर रिटर्न कर रहे हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, इसको सीधा ही बिना डिफाइन किए, मतलब बिना किसी वेरिएबल में सेव किए, बिना इसको नाम दिए, सीधा ही एनोनिमस फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली सेम है। तो जब ये यहाँ पर आएगा और रिटर्न स्टेटमेंट को इनकाउंटर करेगा तो उसको दिखेगा कि ये पूरा फंक्शन है। ठीक, ये पूरा फंक्शन है जो कि रिटर्न हो रहा है, और उसके अंदर एग्जीक्यूटेड वेरिएबल यूज हो रहा है जो कि यहाँ पे डिफाइंड है और इस मेमोरी पे डिफाइंड है। तो इस मेमोरी के साथ उसका कनेक्शन बना देगा, बोलेगा कि तुम इसके अंदर वाला वेरिएबल यूज कर रहे हो
तो मैं तुम्हारा एक कनेक्शन बना देता हूँ इससे, ताकि तुम फ्यूचर में अगर तुम्हें कहीं भी कॉल किया जाए तो तुम इसको एक्सेस कर सको, और वो इस वेरिएबल को इससे कनेक्ट कर देगा और इसको कभी डिलीट नहीं करेगा। ये फंक्शन एंड हो जाएगा, यहाँ पे इसे कॉल किया, इसने पूरा रिटर्न कर देगा, इससे उसका कनेक्शन बना के दे देगा। ठीक, तो ये एंड हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन, लेकिन हम लोग के पास इसका वो रहेगा, इसका एक रेफरेंस वहाँ पे रहेगा। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो क्या होगा, कंसोल में कुछ भी नहीं होगा। देखो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसको कॉल करने पर ये पूरा फंक्शन रिटर्न होता है। ठीक, तो जब उस फंक्शन को कॉल करेंगे तभी कुछ कंसोल में प्रिंट होगा, क्योंकि इस फंक्शन को कॉल करने के बाद ही हम लोग कुछ प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसको चलो हम लोग एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। लेट्स से इसको नाम दे देते हैं z, और पहले हम लोग कंसोल लॉग करते हैं। हम लोग पहले z को ही कंसोल लॉग करके देखते हैं। तो ये देखो z एक खुद ही फंक्शन है, z एक खुद ही फंक्शन है। ये पूरा वही फंक्शन है जो कि यहाँ से रिटर्न हुआ था। ये देखो एग्जैक्टली सेम फंक्शन है जो कि यहाँ से रिटर्न हो रहा है। ठीक, तो ये हम लोग कंसोल लॉग किए। अब इसको अगर हम लोग console.dir करेंगे, तब देखो इसके स्कोप्स में हम लोग को इसका कहाँ गया क्लोजर वाला, इसका क्लोजर दिखेगा। इसने क्लोजर, जो एनोनिमस फंक्शन है, इसने क्लोजर बना लिया है किसके साथ, क्रिएट वंस फंक्शन। जो भी क्रिएट वंस फंक्शन था इसके साथ इसने क्लोजर बना लिया है। ठीक, और वहाँ पे एग्जीक्यूटेड वैल्यू है फॉल्स। अब मैं क्या करता हूँ, इस z को मैं कॉल करता हूँ। तो z को मैंने कॉल किया। ठीक, तो फिर यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है, इफ नॉट एग्जीक्यूटेड, दैट मीन्स अगर ये फॉल्स है तो इसको ये ट्रूथ ही कर देगा, और फिर ये कंडीशन रन हो जाएगी, ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो अब स्टार्टिंग में यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, अगर console.dir करेंगे, यहाँ पे console.dir z, तो यहाँ पर अभी स्कोप की वैल्यू के अंदर एग्जीक्यूटेड इज इक्वल टू ट्रू है, क्योंकि मैंने कॉल कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे अगर, तो यहाँ पे ये स्कोप्स के अंदर, क्लोजर के अंदर अगर जाएंगे तो एग्जीक्यूटेड इज इक्वल टू फॉल्स है। ठीक, तो एग्जीक्यूटेड इज इक्वल टू अगर फॉल्स रहेगा तो ये पूरा कोड रन होगा, और फिर जब ये रन होगा तभी ये एग्जीक्यूटेड को चेंज कर देगा ट्रू में। तो एग्जीक्यूटेड को चेंज कर दिया ट्रू में, फिर उसके बाद इसने कंसोल लॉग किया पूरा सेंटेंस, कांग्रेचुलेशंस यू हैव कॉल्ड अ फंक्शन। चलो हम लोग करके देखते हैं एक बार। z को अगर हम लोग कॉल करते हैं यहाँ पे, तो ये लिख के है कांग्रेचुलेशंस यू हैव कॉल्ड अ फंक्शन। ठीक, अब यहाँ पे अगर console.dir करेंगे, console.dir z, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटेड इज इक्वल टू ट्रू हो चुका होगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेड हो गया है ट्रू। तो अब यहाँ पे हो गया एग्जीक्यूटेड ट्रू। तो अगर एग्जीक्यूटेड ट्रू है तो ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, फिर ये कोड रन ही नहीं होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे फिर से अगर z को अगर रन करेंगे तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो हम लोगों ने ऐसा फंक्शन क्रिएट कर लिया जो कि एक ही बार रन हो रहा है, दोबारा रन करो तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो है ना ये काफ़ी अमेजिंग। देखो एक फंक्शन है, फर्स्ट बार कॉल किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव कॉल्ड अ फंक्शन, फिर दोबारा कॉल करेंगे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है तुम्हें आवश्यकता पड़े इसकी, जहाँ पे तुम्हें ये कॉल करने की, एक ही कॉल करने की ज़रूरत पड़े एक ही बार। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको बोलते हैं वंस फंक्शन, जो कि एक ही बार कॉल होता है। तो ये तो मैंने 2 सिंपल एग्जांपल्स बता दिए। ठीक, और भी कई जगह पे इसके यूज़ केसेस हैं, अगर उन सबको बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसमें से एक मेमोइजेशन होता है। तो मेमोइजेशन क्या होता है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ थियोरेटिकली। तो उसमें क्या होता है, अगर
लेट्स से हम लोग का जो फंक्शन है कोई बहुत ही हैवी कंप्यूटेशन कर रहा है, तो लेट्स से हम लोगों ने कोई इनपुट दिया और उसने कुछ कंप्यूट करके आउटपुट दिया, और हम लोग का फंक्शन ऐसा है कि अगर सेम इनपुट आने पे सेम आउटपुट होता है तो हम लोग उसको मेमोराइज्ड फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हैवी काम कर रहा है। ठीक, तो ताकि हम लोग उसकी वैल्यू को कैश कर सकें जो कि पहले बार कैलकुलेट किया था। लेट्स से हम लोग उस पर कोई इनपुट डाले 5, ठीक, फिर उसने कुछ काफ़ी कंप्यूटेशन करके उसने एक वैल्यू दिया हम लोग को। ठीक, तो हम लोग उस वैल्यू को एक कैशे बना के उसमें सेव कर सकते हैं। ठीक, तो उसको सेव करने के लिए, वो कैशे बनाने के लिए हम लोग क्लोजर का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे सेव कर लेंगे, तो फिर अगर कोई नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर 5 पास करेगा तो हम लोग ऑलरेडी कैश्ड वैल्यू जो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी उसको सीधा तुरंत रिटर्न कर देंगे, तो हम लोग कैलकुलेशन से बच जाएंगे। तो ये होता है मेमोराइजेशन। तो अगर आप को मेमोराइजेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, और कैसे हम लोग उसमें क्लोजर्स का यूज़ करके एक मेमोराइज्ड फंक्शन बना सकते हैं जहाँ पे हम लोग किसी वैल्यू को हम लोग कैश कर सकते हैं। तो ये हो गया मेमोराइजेशन। फिर होता है करींग। करींग में मतलब किसी भी फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। एक फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर वो फंक्शन रिटर्न करेगा एक दूसरा फंक्शन, फिर वो भी फंक्शन एक दूसरा फंक्शन रिटर्न करेगा, तो इसको बोलते हैं करींग। तो ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, यहाँ पे भी क्लोजर्स का यूज़ करते हैं। फिर मॉड्यूल डिज़ाइन है। मॉड्यूल जैसे जे क्वेरी हो गया या कोई भी मॉड्यूल्स होते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग एक तरह से ये क्लोजर्स ही यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये सब कई सारे यूज़ केसेस हैं जहाँ पे हम लोग क्लोजर्स का यूज़ करते हैं। ये मैंने 2 सिंपल एग्जांपल्स बता दिए, बाकी आप लोग खुद से भी स्टडी कर सकते हैं। अगर आप लोग को कोई और भी एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। तो हम लोगों ने इसका यूज़ और एडवांटेज तो देख लिया कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करके एक मेमोराइज फंक्शन बना सकते हैं, और कैसे हम लोग इसका यूज़ करके जब इसका यूज़ करते हैं तो हम लोग का वेरिएबल डिलीट नहीं होता है और हम लोग कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया उसका एडवांटेज। ठीक, लेकिन उसका डिसएडवांटेज होता है कि वो मेमोरी में वेरिएबल हम लोग का डिलीट नहीं होता, वो मेमोरी में रखा रहता है। तो अगर हम लोग इसको जैसे यहाँ पे है ना, अगर हम लोग बार बार कॉल करते जाएंगे, एक्स को अगर बार बार हम लोग कॉल करेंगे, लेट अस से यहाँ पे मैं बार बार एक्स को कॉल करता हूँ, ठीक, कुछ भी वैल्यू डाल के एक्स को कॉल करता हूँ, बार बार कॉल करता हूँ, तो जितनी बार कॉल करूँगा उतनी बार ये मेमोरी क्रिएट करेगा, और वो मेमोरी डिलीट नहीं होगी। ठीक, वो मेमोरी डिलीट नहीं होगी, वो वहाँ पे रखी रह जाएगी। तो इससे क्या होता है, मेमोरी में बहुत सारा जंक वेरिएबल्स आ जाते हैं, और वो फिर कॉज करते हैं मेमोरी लीक, मतलब हम लोग की मेमोरी फिल हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे यूज़ करना चाहिए। अगर आपको अच्छे से पता नहीं है तो आप लोग अननेसेसरी भी हो सकता है क्लोजर्स को यूज़ करेंगे, तो उससे मेमोरी लीक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग को अगर क्लोजर्स अच्छे से समझ आता है तो जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे यूज़ करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं यूज़ करेंगे। नहीं तो अगर बिना ज़रूरत के यूज़ करेंगे तो हम लोग का मेमोरी लीक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लोजर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको आज के बाद कोई भी दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो आपने क्लोजर्स का कर दिया है एंड गेम।